अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, पीडीएम 13 दिसंबर लाहौर का जलसा कामयाब बनाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस सिलसिले में बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर कन्वेंशंस और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। मरियम बीबी का ये कहना है कि 8 दिसंबर का होने वाला इजलास फैसला कुन होगा। यहाँ तक कि उन्होंने इस्तीफे के ऑप्शन पर भी अब गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया है कि आने वाले दिनों में पीडीएम हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रही है। हमारा पहला सेगमेंट आज का इसी बारे में है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी उस डोजियर के हवाले से कि जिससे भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूतों का पलंदा कहें। ये पलंदा पाकिस्तान ने यूएन जनरल सेक्रेटरी के हवाले कर दिया है और पीटीआई हुकूमत जिस लिहाज से इस मामले पर काम कर रही है और जिस तरह से उसे दुनिया के सामने पेश करने की कोशिशों में लगी है, क्या वो ये सारा अमल बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात खैबर टीचिंग अस्पताल में पेश आने वाले उस अंदोनाक वाक़े की जिसमें 6 मासूम अस्पताल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत के बायस अपनी जान से गए। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सलाहकार नासिर चौथाई साहब, एनबीसी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमरीश शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार जुनैर आज़िज़ साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू होंगे और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ा रोमी साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम बीबी के हवाले से। 8 दिसंबर का होने वाला फैसला कुन इजलास हो या फिर 13 दिसंबर का जलसा, वो कह क्या रही हैं, कितनी वो पुरुमीद हैं हुकूमत के जाने या हुकूमत को भेजने के हवाले से, जरा सुनिए उनकी ज़बान। पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। ये खुशखबरी मैं सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान के ये अवाम जो हैं जंग जीत चुके हैं। 8 दिसंबर को जो होने वाला इजलास है वो फैसला कुन होगा। आर या पार का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रही हैं। नासिर भी जो कैसे फरमाएगा, कैसी भरपूर तैयारी आपको नजर आ रही है पीडीएम की, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे को लेकर? वाकई हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात जो हैं वो पैदा करने वाली है पीडीएम। पहली बात तो मुस्लिम लीग नून हो या दूसरी पार्टियों पीडीएम की, ये दर्जा हरारत में इजाफा कर रही है। पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसी तरह होता है आमतौर से कि छोटी छोटी रिलीज निकालती हैं, फिर बड़ा जलसा होता है, उसके लिए अवाम में मोटिवेशन होती है, राय अम्मा हमवार होती है। लेकिन ये जो आर पार वाली बात है, मुझे तो नहीं लगता कि 8 के बाद और 13 के बाद भी ये आर पार हो पाएगा। ये इस पार उस पार ही रहेगा। हम इस बारे में ट्रम्प इस्तेमाल करते हैं कि वो इस पार रहे वो उस पार रहे, तो वही रहेगा। लेकिन हुकूमत अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। मैं बार बार उस बार भी मुल्तान वाले में भी मैंने अर्ज़ किया था कि हुकूमत ने इस मुल्तान के जलसे को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें की, अपना सारा सरमाया और सारे वसाइल इकट्ठे करके जमा करके लगा दिए थे और वो कामयाब बना दिया था उन्होंने। अगर वो वहाँ इतना बड़ा वो नहीं करते तो शायद एक जलसा जो एक दिन की मीडिया की कवरेज का था वो 3 और 4 दिन तक कवर नहीं होता। तो बहरहाल इनका अपना मसला है। अब ये एक हफ्ते से उस जलसे को कवर कर रहे हैं जो लाहौर में होने वाला है। 7 मुशीर लगे हुए हैं, जो भी मुँह में आ रहा है वो कह रहे हैं। कोई कनीज़े कह रहा है, कोई महाराजा कह रहा है, कोई राजकुमारी कह रहा है, कोई बदबख्त कह रहा है, कोई कमबख्त कह रहा है। उसके बाद और मज़ीद गालियाँ हैं जो मैं बता नहीं सकता। हुकूमत की रिट कायम करने का दावा है कि हम हुकूमत की रिट कायम करेंगे। वो कहते हैं कि जलसा गैर कानूनी होगा। तो अगर जलसा गैर कानूनी तो होने क्यों दे रहे हैं आप रुकावटें खड़ी क्यों नहीं कर रहा है? कहते हैं कि ना हम लाउड स्पीकर लाने देंगे, ना हम कुर्सियाँ डालने देंगे, जलसा होने देंगे। और जलसा NCOC के रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो अगर रूल्स के ख़िलाफ़ है तो क्यों होने दे रहे हैं? कानून के ख़िलाफ़ है तो क्यों कानून की खिलाफ वर्जी करने दे रहे हैं? कानून की खिलाफ वर्जी होने के बाद पकड़ेंगे या उससे पहले पकड़ेंगे? ये अभी तक बड़ा कन्फ्यूजन है हुकूमत के अंदर। तो हुकूमत खुद अपनी जो मुश्किलात है उसमें इजाफ़ा कर रही है, मज़ीद इजाफे होते रहेंगे। अभी तो मुशीर ख़जाना का एक फ़ैसला आया है, 8-10 पिटिशन्स और पड़ी हुई हैं, वो भी आएंगी तो उनसे मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि हुकूमत जा रही है तो मेरा ख्याल है गलत है। हुकूमत नहीं जा रही।
हुकूमत उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक उसको उसके पुष्टपनाह, उसके पुष्टबान सहारा नहीं देंगे, वरना हुकूमत को जाना होगा तो 2 दिन की बात होगी। 4-5 लोग वापस, कराची वाले कराची आ जाएंगे वापस, और कुछ लोग और पेशावर वापस चले जाएंगे, मतलब फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल हुकूमत नहीं जा रही की एक कोशिश है ऑपोजिशन की। इस किस्म के बयानात हुकूमत जाती हुई आपको नजर नहीं आ रही, ना ही कोई किसी किस्म की बड़ी मुश्किलात आपको 8 दिसंबर या 13 दिसंबर के बाद नजर आ रही हैं। जनरल साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं मुजम्मिल साहब से लाहौर का अहवाल जान लूं कि वहां पर चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि साइकिल रैली भी निकाली जाएगी, मरीम बीबी की क़यादत भी करेंगी। मुजम्मिल साहब, 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए क्या क्या होने जा रहा है, और 8 दिसंबर को ऐसा क्या होने वाला है कि हुकूमत के लिए जो परेशानी है, मुश्किलात, उसमें इजाफा हो जाएगा, आर या पार हो जाएगा कुछ ना कुछ? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बिल्ड कर रही है, अभी हुकूमत पर नहीं बिल्ड कर रही। अच्छा। वो रिजाइंस के लिए प्रेशर पीपल्स पार्टी पर बिल्ड कर रही है कि पीपल्स पार्टी रिजाइन की तरफ आए। लेकिन तादम गुफ्तगू जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक पीपल्स पार्टी रिजाइंस पर आमादा नहीं है। आसिफ जरदारी साहब की जो बातचीत चल रही है मुस्लिम लीग नून से, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमने रिजाइंस देने हैं तो फिर 7 लॉन्ग मार्च करना है, और जनवरी और दिसंबर इज़ नॉट अ गुड सीज़न फॉर लॉन्ग मार्च इन इस्लामाबाद। बहुत सर्दी होती है दरियाब, आपको मालूम होगा, और इस्लामाबाद की रातें जनवरी और दिसंबर की ऐसी नहीं है रात को लोगों को खुले में रखा जा सके। लिहाजा वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा जनवरी गुजारा जाए और फरवरी और मार्च जब बेहतर मौसम आएगा तो उस वक़्त हम जो है लॉन्ग मार्च की तरफ जाएँ और उस वक़्त रिज़ाइंस दें। लिहाजा वो 1 महीना इसको और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं कि हम रिज़ाइंस देने पर तो कमिटेड हैं, हम इससे भाग नहीं रहे, लेकिन आप टाइमिंग की बात करें कि रिज़ाइन दे के 300 पार्लियामेंटेरियन रिज़ाइन दे के घर बैठ जाए। आफ्टर ऑल उसने कोई एक्टिविटी करनी है, इस्लामाबाद की तरफ जाना है, तो उसके लिए अभी इस्लामाबाद का मौसम इतना साजगार नहीं है कि वहाँ की सड़कों पे, डी चौक पे लोगों को खुले आसमान तले रखा जा सके। लिहाजा ये है कि 30 जनवरी तक वक्त गुजारेंगे, और 30 जनवरी तक वो जो वक्त गुजारना है उसमें आगे क्या किया जाए, उसमें अब ये मुख्तलिफ शहरों में जलसों के बाद रैलियाँ प्लान कर रहे हैं कि आप जलसे नहीं तो रैलियाँ की जाएंगी, और मुख्तलिफ शहरों में इस तरह 4-6 रैलियाँ करके टाइम गुजारा जाए, क्योंकि महीने 1.5 का टाइम ये गुजारना चाहते हैं। और इनका ख्याल है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जो भी किया जाए। मौसम ठीक नहीं है अभी इस्लामाबाद जाने का। बाकी जहाँ तक लाहौर के जलसे की बात है, मोमेंटम बिल्ड किया है PMLN। हाँ, आज जो मरियम निकली है उस हाँ, वो जिन MNAs के हलकों में गई हैं लाहौर के, वहाँ एक मुनासिब तादाद लोगों की मौजूद थी। आप इनको कॉर्नर मीटिंग्स भी कह लें या छोटी छोटी जलसियाँ कह लें, लेकिन जो स्पॉट्स उन्होंने मुंतखब किए थे वो 2-2, 3-3 हज़ार, 3.5-3 हज़ार लोगों की जगह के स्पॉट्स थे, बंद प्लॉट्स थे, बड़े आर्टिस्टिकली सिलेक्ट किए गई जगह थी कि ज़्यादा बड़ी जगहों पर ना हो, और वो जगह उन्होंने भर ली। अगर मैं आज कहूँ कि उन्होंने 6-7 हलकों में फिरी हैं तो आप कह लें 12-13 हज़ार लोगों को आज उन्होंने मोबिलाइज किया है लाहौर में, और वो आहिस्ता आहिस्ता इसको मोबिलाइज कर। चले, मैं आप ही की बात लेके अब जा रही हूँ जनरल साहब के पास। जनरल साहब, मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कह रहे हैं कि जलसा करने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए अभी टाइम बाय किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी जरा उसको देख रही है, इस्तीफों की ऑप्शन वहां से अभी हाँ में नहीं बदली। जलसा करने के लिए माहौल साजगार है, लॉन्ग मार्च करने के लिए नहीं है, तो फिर 8 दिसंबर को ऐसा क्या होने जा रहा है कि बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी हुकूमत के लिए? जनरल साहब, आपसे मुखातिब हुआ, मुझे सुन पा रहे हैं? चलें जनरल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जुनैरा भी चूंकि लाहौर से ही हैं, मैं जुनैरा की तरफ जाती हूँ। जुनैरा, बताइएगा आपके पास क्या खबर है, क्या होगा 8 दिसंबर को, क्या आर या पार हो जाएगा? ऐसी तो कोई खबर नहीं है आर या पार होने वाली। ये तो टिपिकल सियासी नारे हैं और हमें अब इसका आदी हो जाना चाहिए। जो एक पल्स होती है पॉलिटिक्स की, वो अगर आपको तेज होती नजर आ रही हो तो ये कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज या विद द एस्टैब्लिशमेंट या विद द गवर्नमेंट चल रही है, जिसकी बेस पे हम ये कह रहे हैं कि जी आर होगा या पार होगा। बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
कोई बातचीत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है इस चीज पे कि उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं देने, वो सिर्फ बयानात की हद तक, कंटेनर्स पे नजर आने की हद तक नून लीग के साथ जरूर है, बट आसिफ जरदारी बड़े क्लियर हैं इस बात पे कि रेजिग्नेशन नहीं देने, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई 3 दिन पहले से लाहौर में थोड़ी सी ये सख्ती की गई थी कि रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विस बंद कर दी गई थी कोरोना की वजह से, और उन्हें ये जबरदस्ती कराना पड़ा क्योंकि लोग बाज नहीं आ रहे थे निकलने से, सोशलाइज करने से भी, अच्छा एंजॉय करने से। तो बड़ी मुश्किल से ये एक टियर हम ऊपर गए थे कि आप अब डाइन इन नहीं कर सकते। लेकिन वो डाइन इन करते करते हुआ ये कि उन्होंने आउटडोर की इजाजत दी तो फुटपाथ पे लोगों की भरमार हो गई, कुर्सियां लगा दी रेस्टोरेंट्स में और लोग वहां बैठना शुरू हो गए। आज पहला दिन है कि वो भी नहीं था। तो स्लो एंड स्टेडी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी कोरोना में एक्सपोजर या सोशल गैदरिंग्स को, लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स शुरू हुई हैं, ये टेस्ट है पॉलिटिकल वर्कर का बहुत बड़ा, बिकॉज एक तो उनकी लीडरशिप बाहर बैठी हुई है जो मेन लीडरशिप है, दूसरी लीडरशिप जो है वो क्लेम तो करती है कि मैं असल में डायनेस्टिकली अब नेक्स्ट एयर मैं हूँ, लेकिन उसके पास अभी कोई सीट नहीं है। मरियम नवाज के पास तो कोई सीट नहीं है ना, एज सच उनकी कोई पोजीशन नहीं है। और नंबर 3 उस नून लीग के पॉलिटिकल वर्कर ने ये भी सोचना है कि मैं अगर जाता हूँ तो मेरा क्या मुस्तकबिल है इन जलसों में, अगर मैं नहीं जाता तो मेरे साथ जमात क्या सलूक करेगी। तो बेसिकली इट इज द टेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल वर्कर। इसको लीडर्स को छोड़ दे, लीडर्स तो फिर भी आराम से गर्मियों में एयर कंडीशंस में और सर्दियों में कैबिन्स में बैठे होते हैं। तो बड़ी कंफ्यूज्ड सी सिचुएशन है, लेकिन ऑर्गेनिकली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी और नून लीग का वो मैच्योर अंदाज नहीं है सड़कों पे आके सियासत करने का जो हमने पीटीआई का धरने में देखा था। और लास्ट थिंग, धरना अगर हम इस नैरेटिव को बाय करें कि पूरी तरह फौज ने सपोर्ट किया हुआ था और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज था, तो इतना लंबा और ऑर्गेनाइज्ड जो धरना था वो भी गवर्नमेंट तो नहीं गिरा सका था। उससे ज्यादा प्रेशर हमने बिल्ट होता पाकिस्तान में नहीं देखा। तो अगर वो इतना ऑर्गेनाइज्ड और वेल बैक्ड धरना कुछ चेंज नहीं ला सका, तो अभी तो फिर भी वैसी कोई सूरत हाल है ही नहीं। सही। रज़ा रोमी साहब, धरना हुकूमत पहले भी नहीं गिरा सका, जलसे धरनों से जरा कम नौयत के होते हैं। दूसरा मुझे ये बताइए, जरा बाहर बैठकर आपको यहाँ की जो पीडीएम की जो सियासी मूवमेंट है उसकी शिद्दत, उसकी हिद्दत कितनी महसूस हो रही है कि आपको ये तासुर मिल जाए कि 8 दिसंबर को आर या पार हो जाएगा? देखिए, मुझे तो कोई हिद्दत महसूस नहीं हो रही और उसकी वजह ये है कि ये कोई नई बात तो है नहीं। ये हमने लॉन्ग मार्चेस जो हैं 1990s की दिहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की तहरीकें चलाते थे। कभी लॉन्ग मार्च का आगाज होता था, कभी होता था, फिर हमने लॉयर्स मूवमेंट के दौरान भी एक लॉयर्स वो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था, वो भी गुजरांवाला के पास जाके लाहौर से ख़त्म हो गई थी। तो ये जो अभी का मामला है वो भी इससे मिलता जुलता ही है, क्योंकि ये एक प्रेशर बढ़ाने का, एक मोमेंटम बढ़ाने का एक जरिया है और वो मोमेंटम और वो जो प्रेशर है वो तो बन रहा है। यकीनन उसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की अपनी जो एक कंफ्यूज्ड पॉलिसी है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो इजाजत देंगे जलसे की, वो उसको नहीं रोकेंगे, मगर जो भी उसमें ऑर्गेनाइज करेगा उसके खिलाफ FIR काटी जाएगी। आई थिंक वजीर आजम साहब ने उस दिन अपने इंटरव्यू में कहा है, कल परसों। तो ये कोई क्लियर पॉलिसी तो है नहीं। यहाँ तो आप इजाजत देते हैं या नहीं देते, ये बीच का जो रास्ता होता है उससे मेरे ख्याल से हुकूमत खुद भी इस बारे में गोमगू का शिकार है, क्योंकि उनका ये ख्याल है अगर वो रोकेंगे तो ये मामला और बड़ा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर वो होने देंगे तो उसके अपने मुज़मिरात होंगे। तो अभी वाकया ये है कि जैसे NBC ने कहा है कि कोई इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है इमरान खान गवर्नमेंट को। मतलब ये कि जब तक सारी पार्टियां इसमें एक हिकमत अमली पर आमादा नहीं होंगी, चाहे वो इस्तीफों का मामला हो या लॉन्ग मार्च की तो भी डेट और धरने की डेट भी जो है उसके ऊपर भी कुछ हतमी तौर पर तय नहीं हुआ कि वो अभी होना है या आगे होना है। अगर वो आगे होगा तो इसके दौरान क्या करेगी अपोजिशन, कितने और जलसे करेगी। पहले तो ये ख्याल था ना कि जनवरी में हो जाना धरना, तो अब तो वो आगे का सोच रहे हैं, फरवरी मार्च का, ताकि मौसम बेहतर हो जाए।
तो उस दौरान क्या होगा, क्या ये मोमेंटम बरकरार रखा जा सकेगा, ये एक बात है। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पर कुछ मामला जो माजी से मुख्तलिफ है, वो इस तरह से मुख्तलिफ है कि अभी जो ये तहरीक भी है और ये सारी जो प्रेशर है वो इमरान खान साहब पे तो है ही, मगर वो जाहिर बात है उनके पीछे जो कुव्वतें हैं उन पर भी प्रेशर डालने की एक हिकमत अमली इसमें दिखाई देती है। चलिए नजरों में सब बड़े कोर एनालिसिस आपने मुझे दिए कि ऑपोजिशन कितनी कंफ्यूज है, खान साहब भी उनकी कैबिनेट कितनी कंफ्यूज है। जनरल साहब से आप बात कर रहे थे। जनरल साहब, लॉन्ग मार्च अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ऑपोजिशन देने की स्ट्रेटेजी पर पीपल्स पार्टी अभी तक नहीं आई, कंफ्यूज कौन है? ये गवर्नमेंट कंफ्यूज है या ये पीडीएम खुद कंफ्यूज है? फिर क्या होगा 8 दिसंबर को? ऐसा है कि बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, आर या पार हो जाएगा कुछ ना कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आर पार वाला किस्सा तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। और अगर हम देखें पीएमएलएन की स्ट्रेटजी या उनकी स्ट्रेंथ देखें, तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि सेंट्रल पंजाब जो है ये उनका वैसे भी एक एरिया है जहां वो बड़े मजबूत हैं, और लगता यही है कि जलसा भी वो अच्छा कर लेंगे। और मेरा ख्याल है कि मुल्तान के जलसे से बेहतर होगा ये जलसा। और हुकूमत को डेफिनेटली जो कुछ उन्होंने मुल्तान में पहले हरकतें की और उसके बाद फिर जलसा होने दिया, मेरा ख्याल आप वो चीजें अगर ना करें और जलसा होने दें, और बाद में वहां मुल्तान में भी इन्होंने एफआईआर वगैरह दर्ज कराई, इधर भी करवा लें, बाद में अपनी बतमाम हुज्जत अपना प्रोसीजर पूरा कर लें, लेकिन जलसे में रुकावट डालने से वहां पे ज्यादा इंतशार फैलेगा और तोड़फोड़ होगी, तो ये हुकूमत के लिए और ज्यादा मसला बनेगा। लिहाजा इनको चाहिए कि, मेरा अपना अंदाजा है कि अब ये इसी तरह करेंगे कि मुल्तान वाला पैटर्न नहीं होगा, बल्कि मुल्तान में जो बाद में इन्होंने जो कुछ किया वो होगा कि जलसा होता रहे और बाद में मुकदमात दर्ज हो जाएं। हुकूमत पे डेफिनेटली प्रेशर रहेगा। जिस तरह आप देखते हैं कि लगातार कोई ना कोई वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाबदेही कर रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटीज वो मॉनिटर कर रहे हैं और समझते हैं कि इसका जवाब देना जरूरी है, तो प्रेशर तो लगता है। लेकिन वही बात है कि इन जलसों से ना हुकूमतें जाती हैं, ना पहले गई हैं, ना अब जाएंगी। प्रेशर बिल्डअप होगा और फिर ये जो बड़े फैसलों की बात करते हैं वो फैसले नहीं हो सकेंगे। देखिए, असल चीज ये है कि आज एक मकसद के लिए तो ये या 11 जमातें इकट्ठी हैं, लेकिन क्या 11 जमातों का कोई इलेक्टोरल इत्तेहाद तो नहीं है? जैसे ही अगर मिसाल के तौर पे अगर ये हुकूमत चले भी जाए, तो इनमें से जो एक या दो पार्टियां हुकूमत कायम करें बाद में, तो बाकी पीटीआई वगैरह जो है वो फिर दूसरों के साथ मिल जाएगी और ये तमाशा फिर शुरू हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि इलेक्शन तो यहाँ कभी भी किसी ने नहीं माने के फेयर हैं, और इलेक्शंस में धांधली होती भी और होगी, आइंदा भी होगी। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा इशू है जहां पीएमएलएन और हमारे मौलाना ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि तहस और नहस खत्म, लेकिन बाकी के समझते हैं इस गेम को और उनको अंदाजा है कि इससे उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर बिल्डिंग वाला प्रॉपर तो बिल्कुल वो चल ही रहा है प्रोसेस, और एक पावर शो होगा, अच्छे तरह करके पावर शो करेंगे, लेकिन नथिंग मोर देन दैट। सही। तो किस्सा मुख्तसर ये, और हमारे तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि 8 दिसंबर का इजलास हो या फिर 13 दिसंबर लाहौर में होने वाला जलसा हो, होने कुछ नहीं जा रहा। वो दावा जो बात पीडीएम की जानिब से दोहराया जाता है कि जनवरी में ही हुकूमत घर चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर जितना हम अपोजिशन के हवाले से बात करें, उतना हुकूमत के हवाले से भी ये कहती चलूँ कि अगर वो गलतियाँ जो कि मुल्तान जलसे में दोहराई गई थी हुकूमत की तरफ से, वो सब कुछ होता रहा, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इस जलसे की कामयाबी से हुकूमत को नुकसान हो सकता है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने इस सिलसिले में अहम मुलाकातें भी की हैं। लेकिन इंसदादे दहशतगर्दी के UN सेक्रेटरी जनरल ने डोजियर का बगौर मुताला करने की यकीन दहानी भी करवाई है और ये भी साथ साथ कहा है कि ये जो मसाइल हैं, ये जो मामलात हैं, इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक उन्हें हल किया जाए। मतलब
बारहा पाकिस्तान जिस हवाले से बात किया करता था कि यूएन चार्टर की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है, सीज़फायर मौतों की खिलाफ वर्जी होती है, कश्मीर पर भारत की जानिब से कासिबाना कब्जा किया गया हुआ है। अब इस सिलसिले में अगर हम ये देख रहे हैं डेवलपमेंट कि जिस तरह से मुनीर अकरम साहब मुलाकातें कर रहे हैं और आगे से यकीन दहानी भी करवाई गई है कि उसका बगौर मुताला किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा और फिर इस पर आगे कोई ना कोई पेशरफ भी की जाएगी। जनरल साहब, देर सही लेकिन क्या दुरुस्त अंदाज में पाकिस्तान अब इस केस को सही सिमत में, सही अंदाज में पेश कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने पहली दफा भारत को उसका चेहरा दिखाया और ये डोजियर जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डोज में बैंकों के ट्रांजैक्शन की रसीदें और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, जिससे पता लगता है कि फंडिंग की गई है फला फला जगह या फला शख्स को दिए गए हैं। उसके अलावा ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, बहुत कुछ है उसमें जो कि अगर कोई मेहनत करे तो साबित किया जा सकता है। अब चीज ये है कि ये तो आपने जो बड़े बड़े जहां जहां दे सकते थे P5 को दे दिया, आपने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल वगैरह को दे दिया। एक तो यहाँ इनको इसका पीछा करने की जरूरत होगी, इनको परसू करना पड़ेगा केस को। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन भी आपने बिल्ड करना है और सिर्फ P5 नहीं, बाकी ममालिक में भी आपने उन हुकूमतों को इस काम के लिए तैयार करना है या उनको कम से कम बावर कराना है कि भारत क्या करता रहा। अब उसके लिए जरूरत है बहुत बड़ी सफारतकारी की, जो लगता है कि नहीं हो रही। उसमें आपको शायद अपने डिप्लोमेट्स वगैरह कुछ भेजने पड़े जो जाके एक्सप्लेन करें, कन्विंस करें और मौके पे उनके सवालात के जवाब वगैरह दें। ये काम अभी नहीं हुआ। इसी तरह थिंक टैंक्स को कांटेक्ट करने की जरूरत है कि जहां उनको मोटिवेट किया जाए कि ये शवाहिद और इनके ऊपर वो आर्टिकल्स वगैरह लिखें, प्रिंट मीडिया को यूज किया जाए ताकि उससे अवेयरनेस क्रिएट हो और पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप हो, ताकि इंडिया पे प्रेशर लाने के लिए हुकूमतें कुछ एक्शन करें। तो वो उतनी बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आती जबकि इसकी जरूरत है। उसकी वजह यह है कि एक परसेप्शन बहुत लंबे वक्त के लिए बनी और लंबे वक्त तक हमने बड़ी सुस्ती दिखाई, जबकि भारत ये परसेप्शन बिल्ड करता रहा और अब उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए हमें काफी मेहनत की जरूरत होगी, जो लगता है कि नहीं होगी। नासिर चुगताई साहब, उस दिन भी मैंने कहा था कि परसेप्शन को ख़त्म करने में बहुत वक्त दरकार होता है, गालिबन उतना ही जितना कि एक नैरेटिव को बिल्ड करने में होता है। लेकिन अगर हम बात करें उन 2-2.5 हफ्तों के दरमियान की जब DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त से लेकर अब तक की जितनी डेवलपमेंट है ये बेहतर आपको नज़र आ रही है और इससे आगे भी आके मामला बढ़ेंगे जैसे कि तजावीज़ जनरल साहब ने भी रखी हुई है सामने? नहीं, मैं तो पहले बहुत तारीफ़ की थी डोजियर की और मैंने भी बगौर मुताला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल क्या क्या कहना, हमने ही मुताला किया है, बगौर मुताला किया है हमने, उसका एक लफ्ज़ का मुताला किया है। हमने तो उस डोजियर का मुताला भी किया था जो यूसुफ गिलानी साहब ने पेश किया था मनमोहन को, और बकौल शख्स मनमोहन घबरा गए थे क्या चीज़ है। उन्होंने जाकर कहा था मैं बात करूँगा अपने लोगों से कि वो क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और वो बात नहीं कर पाए। उनको शटअप कॉल मिली और ऐसी शटअप कॉल मिली उनको कि वो सहम के रह गए। तो मेरा ख्याल ये डोजियर दें, फाइलें दें, फैक्ट्स दें, आप सब कुछ दें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बाद क्या, और नेक्स्ट सवाल ये है क्या होना चाहिए। होना ही चाहिए ना कि हिंदुस्तान पे प्रेशर आए, हिंदुस्तान पे बड़ी अक़वाम का दबाव, कम से कम बड़ी अक़वाम का दबाव आए। लंदन में और टोक्यो में और न्यूयॉर्क में 1 करोड़ अफराद के जुलूस निकले, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मतलब सब डोजियर को देख रहे हैं, सब को पता है कि हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, सबको इल्म है कि कश्मीर को बंद कर दिया गया है, कश्मीर में कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो इंतहाई भयानक है और हम तो उसको जानते भी नहीं कि वहाँ हो क्या रहा है। और उसके बाद दुनिया खामोश है। मेरा ख्याल है कि इस डोजियर से ज़्यादा इत्तला बड़े कैपिटल्स को होगी अपने सफारतखानों से। उनका अपना मुखबिरी का जाल है कि हो क्या रहा है कश्मीर में और पाकिस्तान के इलाक़ों में, हिंदुस्तान कितना इन्वॉल्व है, अफ़गानिस्तान से किस तरह हम पे हमले होते हैं, हिंदुस्तान बलूचिस्तान में क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है, वो सब सामने होता है। तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी अभी तक कुछ नहीं पता, और मुझे इल्म है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, सिवाय चाइना के कोई हमारे साथ नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। जनरल असम्बली में आप डिबेट करा नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ कि जनरल असम्बली में डिबेट करा लें, आप वहाँ से रेजोल्यूशन ले लें कि सिक्योरिटी काउंसिल इस पर फैसला करे और हतमी फैसला करे या डिबेट करे इसके ऊपर, वो भी हम नहीं करा रहे। तो डोजियर, अब फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा वो IC में गए, वो कहीं और भी निकल जाते, वो
वो कहीं और भी नहीं गए, सीधे घर वापस आ गए, वो बमुश्किल गए थे वहाँ शायद। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो सिफारतकारी अभी तक ख्वार है, अभी तक हम सिफारतकारी नहीं कर पा रहे हैं। हमें कुछ बना के दिया गया था एक डोजियर, ठीक है रज़ा रूमी साहब, बहुत ज़्यादा डोजियर की ऑथेंटिसिटी पे हम लोग अगर बात करें, एनबीसी आप मुकम्मल अगर कर चुके तो मैं आगे बढ़ सकूं। जी थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। रज़ा रूमी साहब, हम जैसे डोजियर के बारे में बार बार बात करते हैं कि डोजियर में इतना कुछ मौजूद है कि अगर हम उस पर काम करें और अगर वाकई जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो उसका बगौर मुताला करें, हम यूएन सेक्रेटरी की बात भी कर रहे हैं, हम यूएन की बात भी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है। ये तो 2-2.5 हफ्तों की डेवलपमेंट रही है, वो कैसी रही है, और दूसरा ये कि मजीद आगे क्या होना चाहिए, उस पर अपना तबसरा दे दीजिए मुझे। देखिए ज़रियाब, ये डोसिए जो है ये पहला तो नहीं है। अभी एनबीसी ने वो गिलानी साहब के ज़माने में जो पेश हुआ था उसका जिक्र किया, उसके बाद मुझे याद है कि ये मियाँ साहब की जब गवर्नमेंट थी उसमें भी पेश हुआ था। अब ये तीसरा डोसिए जो हमने यूएन को पेश किया सेक्रेटरी जनरल को। अब ये एक कदम तो है कि जहाँ पर हम अपना मौक़िफ़ जो है आलमी फोरम के ऊपर वो दे रहे हैं, और साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि वो जिसके ऊपर आप हर वक्त इल्ज़ाम लगाते हैं दहशतगर्दी फैलाने का, वो खुद उसके साथ क्या उसका बड़ा हमसाया कर रहा है। और यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर मसला यहाँ पर जो है वो ज़्यादा पेचीदा है और इतना आसान नहीं। पाकिस्तान में के अवाम के लिए या डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन के लिए तो ये बात काफ़ी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको इसके लिए कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिफारतकारी का जिक्र किया जनरल साहब ने अभी, और वो बिल्कुल एक अहम और सेंट्रल इशू है यहाँ पर कि किस हद तक इसको आगे हम दुनिया को और अब मुख्तलिफ जो हमारे एलाइज हैं उनको बावर करवा सकें कि ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सिस्टम है वो सिर्फ सेक्रेटरी जनरल के हाथ में तो नहीं होता। उसमें एक तो ये कि आपको वहाँ पर मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स हैं, मुख्तलिफ धड़े जो हैं दुनिया में ममालिक के, वहाँ पर अपनी आवाज़ को और उनको अपनी तरफ कायल या माइल करना होता है। अफ्रीका का ब्लॉक होता है, एशिया का होता है, लातीनी अमेरिका का होता है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए बड़ी मेहनत तलब काम होता है। और फिर ये कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि असल में जहाँ पे ताकत का सारा जो तवाज़ुन है वो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ है, वहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं, और उनकी आपको उनमें से 1 या 2 को कायल करना होता है कि ये डोसियर जो है आप इसके ऊपर या तो मजीद कार्रवाई करवाएं, तफ्तीश करवाएं, कोई कमीशन बनवाएं, कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजें, और वो उसके ऊपर जो है वो भी सिफारतकारी से और सियासी तरीके से होता है। तो यहाँ पर सिर्फ डोसिए पेश कर देना जो है वो काफ़ी नहीं है, और पहले भी ये पेश हो चुके हैं। अब इसके आगे क्या किया जाएगा, हमारा दफ्तर खारिजा क्या करेगा, हमारी काबीना और हमारे वज़ीर आज़म उसके ऊपर क्या करेंगे, और ये कि हम किस तरह से जो अपने दोस्त ममालिक हैं, वो लोग जो हमारे करीब रहे हैं भी आज भी, उनको किस हद तक हम कायल करेंगे, चाहे वो मिडल ईस्ट की रियासतें हों, चाहे वो तुर्की और मलेशिया तो पहले ही हमारा साथ देते हैं, उनको भी हमें कायल करना होगा। मजीद ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, उनसे भी बात करनी होगी। जहाँ जहाँ हमारे एलाइज हैं दुनिया में, और सिर्फ एशिया की बात नहीं, अपने खत्ते या हमसायों की बात नहीं, बल्कि दीगर जो बड़े आजम है वहाँ भी ये बात करनी होगी। तो फिर ये कहीं मामला आगे पहुंचेगा, वगरना ये पहले की तरह एक और चौथा डोसियर भी चंद सालों के बाद पेश किया जा रहा होगा, फाइल बन के किसी न किसी टेबल पर रखा जाएगा। जुनेरा P5 की यहाँ पर बात की, रज़ा रूमी साहब ने जर्मनी, फ्रांस, चाइना, UK, USA किस तरह से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हो कि इनको कायल कर सके, मतलब यूएन जनरल सेक्रेटरी को सिर्फ थमा देने से चीज़ें हल नहीं हो जाती, मजीद और क्या होना चाहिए, और अब तक ये जो 2-2.5 हफ्तों की डेवलपमेंट है कैसी लगी? देखिए, जो मिलिट्री का या इंटेलिजेंस का इनपुट है उस डोजियर में वो तो अनडिनाएबल है और ब्रिलियंट है। अब उसको आगे तो आपके सिविल फेस ने लेके जाना है ना, आपके फॉरेन ऑफिस ने, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने। अभी इन 2-2.5 हफ्तों में मैं ये समझती हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब को या तो कुछ इस तरह के वर्चुअल ट्रिप लाइन अप कर चुके होना चाहिए था, जिसमें वो बहुत
जो कलीदी किरदार जिन लोगों के आप बात कर रहे हैं सारे लोग, उन लोगों से कोई ना कोई राब्ते बहाल होते हैं और किसी डिफरेंट टीयर्स के ऊपर होते हैं। यूं ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट जाके किसी मुल्क के सदर से ही मिल लें या वजीर आजम से ही मिल लें। आप पहले अपने लेवल पे जाके ऑफिशियल विजिट्स करते हैं, डेलीगेट्स भेजते हैं, चीज़ों को जिसको आप पब्लिक ओपिनियन कह रही हैं उसको डिप्लोमेसी टूल के जरिए से बिल्टअप करते हैं। तो वो तो अभी तक मुझे नहीं नजर आया, बल्कि फॉरेन ऑफिस से एक अलहदा से कोई प्रेस ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, कोई अलहदा से ऐसा कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी जिसमें G20 या डिफरेंट कंट्रीज के साथ इस चीज को डिस्कस किया जाता। ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में उन सबको उस डोजियर की एक कॉपी भेजी जाती, वो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ कमी है। जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की वो तो बहुत एक्टिव है, बट मिलिट्री डिप्लोमेसी इन चीजों को पुट अप नहीं कर सकती, वो डिस्कस नहीं कर सकती है डिप्लोमेटिकली। ये आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ही करना होता है। तो मुझे जो कमी नजर आ रही है वो पॉलिटिकल एफर्ट्स में नजर आ रही है। दूसरा, इस वक्त दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बहुत चेंज हो रहा है। आप जानती होंगी कुवैत और सऊदी अरेबिया कितने राइवल कंट्रीज हैं, बट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर नाउ, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि बात करनी पड़ेगी। इस तरह आप दो टुकड़ों में बट के नहीं बैठ सकते। इसी तरह ट्रैक 2 के जरिए से पैलेस्टाइन और इजराइल की भी आपस में बातचीत चल रही है। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो उससे पता चलता है कि बहुत कुछ पॉसिबल है, और अगर हम भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं पीछे की बात ही नहीं करना चाहती कि 4 साल क्या होता रहा, हम कितने आइसोलेशन में रहे। मुझे सिर्फ अब की फिक्र है कि अगर अभी भी इस डोजियर के बाद भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे ना लेके गए, मुनीर अकरम इज अ वेरी गुड चॉइस। ट्रंप साहब के साथ जो इमरान खान की मीटिंग कराई थी उसमें अली जहांगीर सिद्दीकी का बहुत बड़ा रोल था। हमारे पाकिस्तानी इंडिविजुअली वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस का कंपोनेंट पाकिस्तान में मुझे अभी भी वीक नजर आ रहा है। मुजम्मिल साहब, जुनैरा ने 2 बातें की, एक उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात की, एक उन्होंने सिविल डिप्लोमेसी की बात की, लेकिन साथ ही साथ एक और पॉइंट भी मैं उनका रेज करूंगी। उन्होंने कहा कि 4 साल हम बड़ा आइसोलेट रहे हैं, वजारत खारजा के महाज पर हमारे पास खारजा अमूर का वजीर नहीं था। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन अब चूंकि काम खो भी रहा है, कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं और क्या हमें कर लेना चाहिए? हम दुरुस्त अंदाज में पेश कर रहे हैं अपना केस? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है ना सिविल, वो इस डोजियर को ऐसे ही ले रही है जैसे वो PMLN के ख़िलाफ़ डोजियर है, और उस पर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दें, 4-5 तर्जुमान रोज़ उसके ऊपर बयान दे दें और उसके नतीजे में पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी। लेकिन वो ये फ़र्क नहीं समझ रहे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क होता है। आप मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तो डोजियर रोज़ पेश करके उस पर वाह ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अरीना तो बहुत डिफरेंट है। इस डोजियर के ऊपर कोई एक जॉइंट कम्युनिक है कि हमने किसी मुल्क को दिया और उसने इसकी तायद की है अभी तक हमारे साथ? किसी फॉरेन मिनिस्टर को जाके दिया? UN सेक्रेटरी जनरल ने भी इसकी तायद तो नहीं की, हमने पेश किया है। उसके बाद उनका कोई उसके ऊपर बयान आया है? किसी दोस्त मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को, उनके फॉरेन ऑफिस को, किसी हेड ऑफ द स्टेट को हम ये डोजियर पेश कर सके हैं जिसके साथ कोई मुश्तरका एलामिया ले सकें कि जी ये दिया है और इसमें बहुत ख़तरनाक बातें हैं और भारत को इस पर गौर करना चाहिए पॉलिसी? नॉट अ सिंगल। बाकी वाह करनी है जितनी मर्जी कर लें, गवर्नमेंट की वाह करने का बहुत आसान काम है, गवर्नमेंट पर तनकीद करना मुश्किल काम है, और आजकल तो तनकीद करना और ही मुश्किल काम है। NBC और रज़ा रूमी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में कुछ खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को समझाना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ डोजियर नहीं है, पीपल्स जरदारी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये भारत के ख़िलाफ़ है और इसको ज़रा डिफरेंटली डील कर लें। ठीक है, ज़रा इसको मुख्तलिफ अंदाज में देखना होगा, लेकिन बहरहाल मैं फिर से बात करूंगी कि हमें अपने सफारतकारी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना होगा। जनरल साहब ने भी कुछ तजवीज़ यहाँ पर दी कि इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करना होगा, सफारतकारी को बेहतर बनाना है, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो मुख्तलिफ विजिट्स करें, कम से कम जो उनके मनसब पर बैठे लोग हैं उनके साथ मेरी मुलाकातों का सिलसिला जो वो मज़ीद बढ़ाएं। सिक्योरिटी काउंसिल तक एक्सेस लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये डोजियर एक बहुत मुफस्सिल और जामे डोजियर है, इसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं, इसमें जो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, इसमें जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, अगर हमने उन पर सही तरीके से काम कर लिया, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का काम है सफारती महाज पर भी, तो शायद हम अक़वाम आलम पर यह बात जो है वो मुकम्मल तौर पर आयां कर सकेंगे कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा खैबर टीचिंग अस्पताल में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कि जिसके सिलसिले में 6 मासूम अफराद जो हैं वो इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत के बायस लुक़मा अजल बने। जो रिपोर्ट सामने आई तहक़ीक़ात के बाद उसमें बताया गया है कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन खैबर टीचिंग अस्पताल की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड को फरवरी 2015 में एक ठेका दिया गया था, जो कि सप्लाई चेन मैनेजर के बयान के मुताबिक जून 2017 में ख़त्म हो चुका, यानी कि 2 साल का ये मुआहदा था। अब इस हवाले से ठेके की तजदीद या उसमें तोसी की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं और उसे सिर्फ फ़ोन के जरिए जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस सिलसिले में अब तक 7 लोगों को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें फिलवक्त जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आपने फौरी तौर पर जो कार्रवाई की उसमें आपने सस्पेंड किया, आपने मुअत्तल किया, लेकिन इन जिम्मेदारों के खिलाफ जो हकीकी कार्रवाई बनती है क्या वो होगी, ये एक सवालिया निशान है। नासिर चुगताई साहब, जो इस गफलत के मुर्तकब पाए जा रहे हैं 7 अफराद, आप समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, खासा बड़ा मुझे नेटवर्क नज़र आ रहा है, नाअहलों का और नालायकों का। कहते हैं कि खैबर टीचिंग अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों को खुद मुख्तारी दी हुई है, उनको फंड्स दिए हुए हैं, उनको इख्तियार दिया हुआ है, जो चाहें वो ले लें, जिस चीज़ की कमी हो उसको पूरा कर लें। लेकिन यहाँ क्या वाक़या हुआ, एक अजीबोगरीब रिपोर्ट आई कि OT से फ़ोन आया है कि ऑक्सीजन नहीं है, ख़त्म हो गई। जैसे घर में कोई कहता हो आटा ख़त्म हो गया, और जो फ़ोन जिसको रिसीव करना था वो मौजूद नहीं था, और फिर गोदाम में एक सिलेंडर रखे हुए थे, उसकी चाबी के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहा कि चाबी किसके पास है, वो मारपीट हुई, बहुत मुश्किल चाबी मिली। उस वक्त तक क्या हुआ, जस्ट इमेजिन यार कि ऑक्सीजन से ना मिलने से लोग तड़प रहे थे और मर रहे थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई वेंटिलेटर पे था, कोई ऑक्सीजन पे था, और उनको सांस नहीं आ रही थी, और उनके रिश्तेदार लोग के उनके सामने मर रहे थे, और 6 अफराद इस तरह तड़पते जान दे गए। उसके बाद वो फिर ट्रक भी आया जिसको ऑक्सीजन लानी थी, लेकिन वो ओवरऑल कहाँ गया मसला कि जो टंकी खाली थी वो कोई सब अंधे बैठे हुए थे, सब अकल के अंधे थे वहाँ पर। फिर क्या उस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की? क्या कोई मुआयना नहीं होता था वजारत सेहत की तरफ से बाकायदा? और ख़ास तौर से कोविड-19 के बाद तो बाकायदा मुआयने होने चाहिए अस्पतालों के, चाहे वो खुद मुख्तार हों या गैर खुद मुख्तार हों। निजी हॉस्पिटल को छोड़ें आप, तो अब डायरेक्टर्स वगैरह को पकड़ लिया है, और मुझे लगता यूँ है कि आगे जाकर वो वैन का ड्राइवर ही लुक़मा अजल बनेगा, इनका सज़ा याफ्ता होगा। लेकिन ये कत्ल अमद का वाक़या है, इस पर कत्ल अमद की FIR कटनी चाहिए। कि लोगों को कहते हैं ना ऑक्सीजन निकाल दिया, खींच दिया, वो कत्ल अमद होता है हर जगह पे कि लोगों को मार दिया गया। ये आएंगे कानून के शिकंजे में आएंगे, पकड़े जाएंगे, वरना इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब भी आएगा, और ये ख़ुद भी इसी मौत मारे जाएंगे। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस केस को मंतक़ी अंजाम तक ले जाए, और उन तमाम लोगों को जिसमें वज़ीर भी शामिल है उनको बेनकाब करे कि वजारत सेहत क्या करती रही, उसने वहाँ पर विजिट क्यों नहीं किए। तो आपकी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो होगी, बिल्कुल होगी, कार्रवाई होगी। ओके जनरल साहब, हॉस्पिटल डायरेक्टर, फैसिलिटी मैनेजर, बायोमेडिकल इंजीनियर, ऑक्सीजन प्लांट असिस्टेंट, ऑन ड्यूटी स्टाफ मेंबर, ये वो लोग हैं जिन्हें मुअत्तल किया गया है। इनके खिलाफ हकीकत में भी कार्रवाई होगी? देखिए, जो इंक्वायरी हुई उसने तो यही लोग आइडेंटिफाई किए कि ये जिम्मेदार हैं, और बड़ी हैरानी की बात है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई और उस वक्त आके तो भाग दौड़ शुरू हुई। ये तो बहुत पहले से किस्सा होना चाहिए था। तो लाजमन एक इतनी बड़ी कोताही जिससे कि 6 या 7 कीमती जानें चली गई, इसका बिल्कुल इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा तो कोई और कानूनी कार्रवाई बाकायदा, जिस तरह नासिर भाई कह रहे हैं कि ये कत्ल अमद है, अगर बिल्कुल कानून ये बताता है कि कत्ल अमद कहलाता है ये, तो उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। वरना आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को जिनके जो आपके भरोसे पे वहां पे छोड़ गए अपने लवाकीन, अपने रिश्तेदार, और फिर उनको इस तरह की मौत का सामना हुआ। तो ये तो बड़ा ही अंदोनाक वाकया है। इसकी सजा ना हो तो बड़ी मायूसी होगी। मेरा ख्याल है कि सजा होनी चाहिए। और ये बड़ा इसमें देखना है कि अल्टीमेटली ये जो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है,
इनके अपने ताल्लुकात के अंदर है, ये कितने इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा मसला है। मुझे बार बार याद आता है कि कोयटा में जो हुआ था, जो वो पुलिस वाले को कुचल दिया एक इन्फ्लुएंशियल आदमी ने अपनी गाड़ी के नीचे, जी, जी। और किस टाइगर बेशर्मी से अदालतों ने भी और पुलिस वालों ने खुद अपने आदमी का दफा नहीं किया, उसको छोड़ दिया। तो ये अभी अंदाजा नहीं कि इसमें इन्फ्लुएंस वाले लोग कितने हैं, और पकड़ गई चीज, लंबा वक्त चला गया, आवाम की कुछ तवज्जो हट जाएगी और फिर वो इन्फ्लुएंस काम आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ। रज़ा उर्मी साहब, मैंने जिस वक्त बात की इस सिलसिले में पहले भी, तो 2017 और 2015 के दरमियान का मुआहदा था जिसे एक्सटेंड किया गया 2020 तक, लेकिन वर्बली। अब अगर हम इसे टेक्निकल बेसिस पर भी देखें तो कोई लिखत पढ़त का काम नहीं है, किसी की सिग्नेचर नहीं है, बस ज़बानी कलामी फ़ोन पर मामला हो गया। तो ये कार्रवाई हो पाएगी इस पर प्रॉपरली, आप समझते हैं? देखिए, अगर माजी पर जाएं तो ऐसी कार्रवाई तो नहीं हुई और ना ही होती है, ये मुअत्तलियां हो जाती हैं। ये आपको पता है ना, शहबाज शरीफ साहब का भी एक ख़ास अंदाज था, हर किसी को मुअत्तल करते फिरते थे। पहले अपने टेन्योर में हथकड़ी भी लगवा देते थे और निज़ाम वहीं का वहीं, जूं का तूं। अब अगर ये इंक्वायरी रिपोर्ट और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर भी क्रेडिट लिया जा रहा है कि हमने बड़ी जल्दी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और मुअत्तलियां हो गई हैं, इससे तो बात नहीं बनेगी। बात तो उस वक्त बनेगी कि जब जिम्मेदार जो अफराद हैं और जिसमें कि आपके महकमा सेहत के आला अफसरान और वो वुज़रा जो इस महकमे से मुतल्लिक हैं, वो जिम्मेदारी कबूल करेंगे, तो उस वक्त कुछ यहाँ पर तब्दीली की राह हमवार होगी। वैसे तो बहुत चर्चा हमने सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा की कोई मिसाली किस्म की गवर्नेंस है, लेकिन ये जो सारे वाक़यात हो रहे हैं पे दर पे, चाहे वो BRT का किस्सा हो या अब ये सेहत का मामला हो, इतनी मुजरिमाना गफलत का एक नमूना हो, तो उससे तो कल ही खुल गई है सारे उन दावों की और उस पूरी जो एक इमेज बिल्डिंग की हुई थी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है बिल्कुल एक नए बाब का आगाज होना चाहिए और सख्त तरीन कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, वरना पिछली हुकूमतों और इस हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं होगा सूबे में। मुज़म्मिल साहब, मिसाली गवर्नेंस KPK के सिलसिले में बात की रज़ा उर्मी साहब ने, क्वेश्चन मार्क लग गए यहाँ पर, 2 दफ़ा यहाँ पर हुकूमत बनी है और अब ये कड़ा इम्तिहान है। बताइए, आपको लगता है कि कार्रवाई होगी यहाँ पे? आप देखें, आज किसी हुकूमती शख्सियत ने इस पर नोटिस लेने या ताज़ियत करने का लवाहिकीन से बयान दिया है? प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कोई एक्शन लिया है? उन्होंने CM KPK को कहा है कि तुम्हारी ये नाअहली है? जो वज़ीर सेहत हैं KPK, वो तो आज मुबारकबाद के ट्वीट कर रहे थे कि हमने 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी है, मैं बड़ी मुबारक देता हूँ, हालांकि उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए था। मैं प्राइम मिनिस्टर का एक वो सुन रहा था जब वो कंटेनर पे होते थे, और अब कितनी अच्छी और सच्ची बातें करते थे उस वक़्त वो, कि अगर कोरिया का वज़ीर आज़म एक किश्ती डूबने पर इस्तीफ़ा दे सकता है, तो मैं सोच रहा था ये जिन लोगों का कत्ल किया गया, आप सोचें कि वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उस पंप में ऑक्सीजन नहीं आ रही थी और वो तड़प तड़प के मर रहा होगा, इतनी कैलेस मौत दी है, और उस पर भी हमने हमारे वज़ीर सेहत में इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे वहाँ सेक्रेटरी हेल्थ की क्या किया जी, मुअत्तल कर दिया है। ये मुअत्तल करना कोई कार्रवाई है 6 लोगों की जानों की? और क्या कॉम्पनसेशन दे रहे हैं एक जान को? 10 लाख रुपए। जी हम उनको 10 लाख रुपए देंगे, ये जान का ये कॉम्पनसेशन है जो देनी है? इतनी बेहिसी है, मैं कहता हूँ। लेकिन फिर KP के लोग कभी दूसरी बारी नहीं देते, उनका कसूर है, उन्होंने दूसरी बारी दी है। हम देखें, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी इस्लामाबाद में कोरोना का इलाज करा रहे थे, वो पेशावर के किसी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज कराने का चीफ जस्टिस का भी हौसला नहीं था। वो तो खैर जामबर ना हो सके इस्लामाबाद में भी, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अभी भी जो KP के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के लोग अब भी KP में इलाज कराना मुनासिब नहीं समझते, वो इस्लामाबाद, पिंडी और पंजाब के अस्पतालों में आते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज वज़ीर आज़म इस पर एक्शन लेते, वो फौरी तौर पर पेशावर जाते, वज़ीर को सैक करते, चीफ मिनिस्टर की सरजनिश करते, वहाँ बैठ के कहते मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इनमें से किसी को NRO नहीं दूंगा जो इन 6 जमनों का कातिल हैं, इनमें से किसी को NRO नहीं मिलेगा जिन्होंने ये 6 जाने ली हैं।
लेकिन मुझे नहीं सुनता। मैं सारा दिन टीवी चौक में देखता रहा कि शायद कहीं से हुकूमत बोल पड़े, बिल्कुल शायद ठीक कह रहे हैं किसी की मुज़म्मिल गैरत साहब, जाग आपकी जाए, का पॉइंट शायद कोई इनको इंसान समझ ले। जरा और पॉइंट यहाँ पे शायद मैं इनको चाहूंगी कि वो ना बात मिले करें। KP जुनैरा, में। मुज़म्मिल साहब दुरुस्त फरमा रहे, एक तरीके से अगर देख, कड़वा है लेकिन सच्चा है, क्या 10-10 लाख रुपए दे देने से उन मुतासरीन के गम का अजाला मुमकिन हो पाएगा? वो तो इंसाफ चाह रहे हैं ना, हकीकत में कार्रवाई होगी फिर? मैं थोड़ी सी डिफरेंट टेक लूंगी। सारे बहुत सही बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि सारे वो इदारे जहाँ से कुछ ना कुछ डिस्पेंस होना होता है अवाम को, यानी आपका थाना हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, आपकी कचहरी हो गई, आपके जो बल्दिया के ऑफिसेज हैं वो हो गए, आपने एक सिंपल अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना हो, आपको इन सब में कहीं कोई इंसानियत की कोई वो जुम्बिश नजर आती है कि इन लोगों का वाकई ये इरादा होता हो कि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है, कोई जस्टिस के लिए आया है, कोई इलाज के लिए आया है? रादर दिल करता है कि खुदा न करे कि ऐसा वक्त आए कि हमें थाने जाना पड़े या हॉस्पिटल। लेकिन आपको ये मुश्किल नजर आ रहे हैं कि मुमकिन नात का ये वैसे तो मालूम होता है अगर हम लोग अपना पास देखें और हिस्ट्री देखें किस तरह की केसेस की कार्रवाई हुई हो, लेकिन खान साहब आपसे उम्मीद है कि आप फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।